हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर कराऊंगी हिंदी में। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच अंतर करें, मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं के बीच अंतर करें। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आए डिफरेंस का तो आपको ऐसे ही लिखना होता है। वो पहले आपको बेसिस लिखने होते हैं कि आप किस बेस पे डिफरेंस कर रहे हैं, फिर जिस चीज़ का डिफरेंस पूछा है वो लिखना है। आपको इसमें क्वेश्चन में शुरू में लिखना है आधार, किस आधार पर आप क्या कर रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो। फिर लिखना है आपको अंतिम वस्तुएं, फिर लिखनी है मध्यवर्ती वस्तुएं। पहले मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है, और अंतिम वस्तुएं क्या होती है, उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होती है। और सेकंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनके मूल्य में भी वृद्धि की जानी है, लेकिन अंतिम वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं की जानी। ये अगर 2 मार्क्स में आए तो आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, मध्यवर्ती वस्तुओं को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, अंतिम वस्तुओं को हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए। सेकंड क्वेश्चन, आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन लिखना था। या तो आप मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं में डिफरेंस वाला क्वेश्चन लिख सकते थे, या आप कर सकते हो सकारात्मक बाह्यताएं और नकारात्मक बाह्यताओं में अंतर कीजिए। बाह्यताएं क्या होती है, कुछ एक्सटर्नलिटीज़ होती है जिसका हमारे एनवायरनमेंट पे तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम उनको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। जीडीपी में हम किसको इंक्लूड करते हैं, क्वेश्चन उठता है ना आपके मन में कि जीडीपी में हम इंक्लूड किसको करते हैं। जीडीपी में हम सिर्फ प्रोडक्शन को इंक्लूड करते हैं कि किसी कंपनी या किसी संस्था ने प्रोडक्शन कितना किया है। ठीक है, अगर कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसको भी हम क्या है, जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ हमें उन्होंने काम कितना किया, प्रोडक्शन कितना किया, सिर्फ उसको इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कंपनी है, उसने प्लांटेशन किया बहुत अच्छी। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कंपनी है वो क्या कर रही है, प्लांटेशन का काम कर रही है, एनवायरनमेंट पे उसका क्या है, एक अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन उसको भी हम क्या करेंगे, जीडीपी में क्या है, इंक्लूड नहीं करेंगे। जीडीपी में केवल क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन कितना हुआ है उसको इंक्लूड करते हैं। अगर जैसे कोई क्या हो रहा है, अगर किसी कंपनी ने क्या किया है, जैसे कंपनी कोई प्रोडक्शन कर रही है और उसमें से क्या है, धुआं आ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे क्या है, बुरा भी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हम उसको भी क्या है, जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब एक्सटर्नलिटी वो होती है जिससे हमारे एनवायरनमेंट पर क्या है, अच्छा इफेक्ट भी पड़ सकता है और बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है, लेकिन हम उसको इंक्लूड नहीं करते। हम सिर्फ क्या है, जीडीपी में केवल प्रोडक्शन को इंक्लूड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए आय के संतुलन स्तर की गणना करें, जिसके लिए यह दिया गया है कि स्वायत्त निवेश मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपको दी है 500 करोड़ की, और 2 और दिया है खपत समारोह मतलब सी दिया है आपको, कंजप्शन दिया है 100 प्लस 0.80 वाई। ठीक है, तो आपको इसके सोल्यूशन में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि आपको सी कितना दिया हुआ है। जो चीज़ हमें पहले क्वेश्चन में दी होती है, हमें क्वेश्चन सोल्व करने से पहले उसको लिखना होता है कि सी कितना दिया हुआ है, हमें 100 प्लस 0.80 वाई दिया हुआ है। ठीक है, और आई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमें कितने की दी हुई है, 500 करोड़ की, हम जानते हैं संतुलन स्तर पर। उसके बाद हमें कैसे निकालना है, वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई होता है। सी प्लस आई क्या होता है, वाई निकालने का फॉर्मूला। तो हमें क्या है, ये क्या दिया हुआ है, हमारी सी कितना है, हमारी 100.08, फिर वाई हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे ही लिखना है, और कितना है 500 क्या दिया हुआ है हमें, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपको कैसे कैलकुलेट करना है, y माइनस 0.8 वाई आ जाएगा, इज इक्वल 600 आ जाएगा, फिर इस 0.2 वाई इज इक्वल 600, और ये नीचे जाके कितना आ जाएगा, आपको 3 करोड़ आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ही आया हुआ है, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो आपको वाई दिया है वो लिखना है, फिर लिखना है आपको सी कंजप्शन जितनी दी हुई है वो लिखना है, फिर उसके बाद फॉर्मूला पुट करना है, वाई इज इक्वल सी प्लस आई, आपका आंसर आ जाएगा 3000 करोड़। नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन में से और नेक्स्ट क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना था, ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया होता है, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए आय में परिवर्तन मतलब डेल्टा वाई की गणना करें, हमें डेल्टा वाई निकालना है। मान लीजिए
MPC हमें दिया है 0.8 और डेल्टा आई क्या दिया है 1000 करोड़। ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है आई आपको कितना दिया हुआ है 1000 करोड़, MPC आपको दिया है 0.8। उसके बाद आपको लिखना है के कैसे निकलता है 1/1 माइनस MPC, 1 लिखना है आपको। फिर उसके बाद क्या लिखना है 1 माइनस 0.8, वो हो जाएगा हमारा 1/0.2, वो कितना हो जाएगा उसका 5 गुना हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है 5 गुना होने के बाद एक फॉर्मूला होता है के निकालने का, डेल्टा वाई बाई में डेल्टा आई, के आपका निकल गया 5 और नीचे बाई में क्या है डेल्टा आई कितना दे रखा है आपको 1000, तो आपका डेल्टा वाई कितना आ जाएगा 5000 करोड़। क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा भी समझा सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे जैसे आय बढ़ती है लोग अधिक बचत करने लगते हैं, दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने से क्या आप सेविंग बढ़ाते हैं, ये बात क्या है, क्या क्या रखा है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है हम क्या कर लेते हैं अधिक सेविंग करते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी हम क्या है अपने एक्सपेंसेस को भी बढ़ाएंगे, मतलब हम अपने जो नेसेसिटी चीज़ें उनके साथ साथ हम लग्जरी गुड्स वगैरह को भी ख़रीदने लगेंगे। लेकिन हम क्या है हमारी मतलब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हमें भविष्य को लेकर क्या होने लगेगी, चिंता होने लगेगी और हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे सेविंग ज़्यादा करेंगे। जैसे हमारी 1 लाख रुपये इनकम है, 1 लाख में से हम क्या करेंगे 2 लाख अगर खर्च भी कर देते हैं तो हम ज़्यादा पैसा क्या करने की सोचेंगे, सेव करने की सोचेंगे, ताकि क्या है फ्यूचर में बाय चांस हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम अपनी सेविंग को यूज़ कर सकें। तो ये तो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम क्या है सेविंग को बढ़ा देंगे। इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स में, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि किसी देश की स्वास्थ्य स्थिति को मापने में मदद करने वाले किन्हीं 2 संकेतकों का उल्लेख कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। कि हम कैसे माप सकते हैं कि कोई देश क्या है किसी देश की स्वास्थ्य स्थिति को मापने की मदद करने के लिए 2 संकेतकों का उल्लेख कीजिए। हमें इसमें बताना है कि स्वास्थ्य स्थिति को हम कैसे माप सकते हैं कि हमारे देश में क्या है स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है या बुरी है। तो हमें 2 ही पॉइंट लिखनी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो लिख सकते हो आप शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, और भी बहुत सारे हैं। शिशु मृत्यु दर में आप क्या लिख सकते हो कि शिशु मृत्यु दर उन बच्चों की संख्या को दर्शाती है जो अपने जीवन के पहले वर्ष में जीवित रहते हैं, कि मतलब जिनकी मृत्यु क्या है जल्दी ही हो जाती है। उसके बाद है साक्षरता दर। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापती है। थर्ड पॉइंट आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि जैसे जैसे क्या होता है, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो जैसे कोई महिला है वो बच्चा पैदा करने की वजह से भी कोई बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी उनको परेशानी होती है जिसकी वजह से क्या है उसके जीवन को भी खतरा हो सकता है, इस वजह से भी उनकी मृत्यु हो जाती है। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो किसी को बहुत ज़्यादा बीमारी है, लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो इस वजह से भी क्या है मृत्यु दर क्या है बढ़ रही है। तो ये 3-4 पॉइंट है, आप लिख सकते हो इनमें से कोई भी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित जानकारी के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात की तुलना और विश्लेषण कीजिए। क्या है दी गई तालिका के डेटा से पता चलता है कि महिलाएं अर्थव्यवस्था में कुल श्रमिक आबादी का कितना है 16.5% है। क्या है हमें तालिका में क्या दे रखा है कि जो महिला अर्थव्यवस्था में कुल श्रमिक आबादी मतलब महिलाएं कितने काम कर रही है 16.5%। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिकों की संख्या कितनी है 17.5 और शहरी क्षेत्रों में कितनी है 14.2 की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। मतलब क्या है गांव की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा काम करती है शहर की महिलाओं की अपेक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में घोर गरीबी के कारण ग्रामीण महिलाओं को अपने शहरी समकक्षों की तुलना में अधिक काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या होता है जो गांव का क्षेत्र होता है उसमें क्या है बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, व्यक्तियों की आय इतनी नहीं होती, उनको रोजगार नहीं मिलता क्योंकि वो क्या है अनपढ़ होते हैं, तो उनको मोस्टली ऐसा होता है कि उनको काम नहीं मिल पाता या उनकी आय कम होती है। इस वजह से क्या होता है महिलाओं को भी काम करना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ज़्यादा काम करती है और शहरी क्षेत्रों में महिलाएं क्या है कम काम करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुनियादी ढांचे में निवेश किसी देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। बुनियादी ढांचा क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम आपके क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करते हैं, अधिक निवेश करते हैं, तो उससे क्या होता है, क्या देश का आर्थिक विकास होता है? दिया गया कथन क्या है? सत्य है। अगर एक अर्थव्यवस्था में ढांचागत विकास उत्पादकता बढ़ाता है, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हमें क्या है, सारी फैसिलिटी मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सारी फैसिलिटीज़ को इंक्लूड करते हैं, जैसे यातायात की फैसिलिटी होगी, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा अच्छा होगा, और हमारे पेड़ पौधे हमने ज़्यादा लगाए होंगे, हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, स्कूल अच्छे होंगे, और मतलब कॉलेज वगैरह, मतलब सब क्या है ना, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्या है ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, यातायात के अच्छे साधन मिल रहे हैं, हमें लाइब्रेरी की सुविधा प्रॉपर मिल रही है, डॉक्टर अच्छे हैं, मतलब सारी चीज़ों पे हम क्या है ज़्यादा अगर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने देश के, तो उससे क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। जिससे क्या है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, उच्च निवेश को प्रेरित करता है, रोजगार की सुविधा भी क्या है ज़्यादा मिलेगी। जितने ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल वगैरह होंगे उतना ही ज़्यादा क्या है रोजगार मिलेगा, लोगों की आय भी क्या होगी, अधिक होगी। आय में वृद्धि के साथ लोगों की जीवन की गुणवत्ता भी अच्छी होगी, मतलब लोग क्या है अच्छी तरीके से जी पाएंगे, और उनके क्या है, इस प्रकार निर्णायक रूप से हम कह सकते हैं कि अवसंरचना किसी देश के आर्थिक विकास में योगदान करती है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है ना कि 2 मार्क्स में, कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम निवेश करते जाएंगे, सारी फैसिलिटी लोगों को मिलती जाएगी, रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से आय बढ़ेगी, तो इसलिए हम ये बात क्या है, सत्य है कि बुनियादी ढांचे में अगर हम निवेश करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, हमारे देश का क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैध कारण बताते हुए बताइए कि भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक निवेशक द्वारा एक्स लिमिटेड के शेयरों की खरीद, क्या इसको हम शामिल करेंगे? हाउसकीपिंग विभाग के स्थानीय कर्मचारियों को फ्रांसीसी, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो हमें क्या है, वैध कारण, हमें कारण भी बताना है कि राष्ट्रीय आय में हम किसको शामिल, राष्ट्रीय आय के आकलन में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाएगा, और साथ में रीज़न भी लिखना है, ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहे तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और चाहे तो नीचे वाला क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें ऑप्शन में कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य का अनुमान लगाए। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य और मूल्य सूचकांक क्रमशः 500 करोड़ और 125 के रूप में दिया गया है। नाममात्र मतलब आपको क्या दिया हुआ है, नॉर्मल जीडीपी दिया हुआ है, और क्या दिया है, रियल जीडीपी। तो दिया हुआ है आपको प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है आपको, मतलब नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। रियल जीडीपी आपको कितना दिया हुआ है, रियल जीडीपी आपको प्राइस इंडेक्स आपको दिया हुआ है 125, और रियल जीडीपी आपको दिया है 500 करोड़। प्राइस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला आपका क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, प्राइस इंडेक्स कितना हो गया, 125 इज इक्वल नॉमिनल जीडीपी आपको दिया नहीं हुआ, बाय में क्या लिखना है आपको 500 करोड़, इंटू में क्या लिखना है 100। सोल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा आपका 625 करोड़ आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको ऑप्शन दिया था इस क्वेश्चन में से और नेक्स्ट क्वेश्चन में से आप कोई भी एक कर सकते थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जानकारी अध्ययन करें और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बुनियादी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बुनियादी ढांचे में निवेश के आधार पर भारत और सिंगापुर की अर्थव्यवस्था की तुलना करें। निम्नलिखित पाठ को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 8 और 9 का उत्तर दें। हमें कोई स्टोरी सी दी हुई है, ये मतलब चीन और पाकिस्तान के बारे में दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें नीचे, हमें उनके आंसर देने हैं। तो शुरू करते हैं। चीन पाक मैत्री गलियारा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे ने दोनों देशों के बीच दशकों पुराने रणनीतिक संबंधों को गहरा किया है, लेकिन इसने पाकिस्तान पर कर्ज के बोझ तले दबे होने
और चीन को पाकिस्तान की रणनीतिक संपत्ति तक पहुंच हासिल करने के लिए अपनी कर्ज जाल कूटनीति का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए आलोचना भी छोड़ दी है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से CPEC की नींव मई 2013 में रखी गई। उस समय पाकिस्तान कमजोर आर्थिक विकास के दौर से गुजर रहा था। चीन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में एक अभिन्न भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध था। पाकिस्तान और चीन के बीच दशकों पुराने रणनीतिक संबंध हैं। पाकिस्तान ने ऐसे समय पर चीन की ओर रुख किया जब उसे कठिन बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से बिजली संयंत्रों और राजमार्गों में निवेश के लिए बाहरी वित्त पोषण में तेजी से वृद्धि की आवश्यकता थी। महत्वपूर्ण CPEC की शुरुआती फसल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस जरूरत पूरा किया, जिससे पाकिस्तान की बिजली उत्पादन क्षमता में नाटकीय वृद्धि हुई, जिससे आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को समाप्त किया गया, जिसने देश भर में रोलिंग ब्लैकआउट को एक नियमित घटना बना दिया था। बिजली की कमी को समाप्त करने के प्रयास में चीनी वित्त पोषण और तकनीकी सहायता का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान CPEC में झुक गया, जिसने अपने देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया था। वर्षों बाद पाकिस्तान में चीन का प्रभाव अकल्पनीय गति से बढ़ा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े द्विपक्षीय लेनदार के रूप में चीन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने की चीन की क्षमता हाल के वर्षों में काफ़ी हद तक बढ़ी है। मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कि बीजिंग अब इस्लामाबाद का सबसे बड़ा लेनदार है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दस्तावेजों के अनुसार जून 2013 में पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत विदेशी ऋण $44.35 अरब था, जिसमें से केवल 9.3% चीन का बकाया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार अप्रैल 2021 तक यह विदेशी ऋण बढ़कर $90.12 बिलियन हो गया था, जिसमें पाकिस्तान का 27.4% और $24.7 बिलियन चीन को दिया गया था। इसके अतिरिक्त चीन ने पाकिस्तान को अपने सड़क बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करने के लिए वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की। कराची से गिलगित बाल्टिस्तान तक माल ले जाने की दक्षता में सुधार के लिए उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी का विस्तार किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में शहरी केंद्रों के साथ देश के बंदरगाहों, विशेष रूप से कराची को बेहतर ढंग से एकीकृत करने के लिए ये निवेश महत्वपूर्ण थे। चीन और पाकिस्तान के बीच शक्ति विषमताओं के बावजूद पाकिस्तान के पास अभी भी अपनी नीतियों को निर्धारित करने में ज़बरदस्त एजेंसी है, भले ही ऐसी नीतियां पाकिस्तानी नागरिकों के लिए दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक कल्याण की कीमत पर आती हो। ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में, आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। सबसे पहले आपको इसमें लिखना है, इसमें सिर्फ हमें सिंगापुर और भारत का कंपैरिजन करके बताना है। इसके लिए हमें एक टेबल भी दी हुई है, वो टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगी। फर्स्टली आपको मीनिंग में क्या लिखना है कि GDP के प्रतिशत के रूप में बुनियादी ढांचे में निवेश सकल घरेलू उत्पाद का वह अनुपात है। मतलब इसका मीनिंग लिखना है हमें, वह अनुपात है जिसे किसी देश में ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए निवेश किया जाता है। मतलब कितना GDP का भाग हर देश अपने बुनियादी ढांचे पर कितना खर्च करता है, ठीक है। दिए गए आंकड़ों के अनुसार यह स्पष्ट होता है, जो हमें क्या टेबल दी हुई है उससे क्या हमें पता चलता है कि भारत अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का 30% बुनियादी ढांचे की प्रगति पर खर्च करता है। क्या है? 30% भारत कितना करता है? 30%। और सिंगापुर कितना करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर? 28%। भारत के विशाल भूगोल को देखते हुए भारत क्या है? बहुत बड़ा है और वो क्या है? एक विकासशील देश है, अभी विकास उसका पूरी तरह नहीं हुआ। तो भारत की विशाल भूगोल को देखते हुए यह इस दिशा में अपेक्षाकृत कम अनुपात है। अगर भारत तेज गति से विकास करना चाहता है तो उसे बुनियादी ढांचे के विकास पर उच्च विवेकपूर्ण निवेश पर ध्यान देना चाहिए। अगर भारत अपना और अधिक विकास करना चाहता है, विकासशील से विकसित बनना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपने बुनियादी ढांचे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सकल घरेलू उत्पाद का अधिक से अधिक क्या है पार्ट क्या करना पड़ेगा? बुनियादी ढांचे पर निवेश करना होगा। तभी जाकर भारत क्या हो सका है? एक विकसित देश बन सकता है। उसके बाद आपको मैं अभी टेबल दिखा रही हूँ आपके अकॉर्डिंग। आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को होने वाले
जो उनके साथ रिलेशन है चीन और पाकिस्तान का, उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को होने वाले किन्हीं 2 आर्थिक लाभों की रूपरेखा तैयार कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए कि पाकिस्तान को इससे क्या लाभ होता है। क्या क्या लाभ होता है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के आर्थिक लाभ है। कौन कौन से लाभ है? फर्स्ट क्या लाभ है? चीन ने पाकिस्तान को अपनी सड़क अवसंरचना का निर्माण करने, रोजगार और अर्थव्यवस्था में आय का समर्थन करने में मदद करने के लिए वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञता क्या की है? प्रदान की। चीन ने क्या है? पाकिस्तान को क्या क्या दिए है? सड़क बनाने के लिए, रोजगार की व्यवस्था करने के लिए और मतलब टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल क्या उसकी की है? मदद की है, ताकि उसका क्या हो सके? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सके? डेवलप हो सके। चीन ने किसकी मदद की है? पाकिस्तान की। किस लिए मदद की है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। उसके बाद सेकंड है, CPSC ने पाकिस्तान की बिजली उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि की है। क्या है? पाकिस्तान में अब क्या है? बिजली के उत्पादन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इससे देश में आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को समाप्त कर दिया गया, जिसने देश भर में ब्लैकआउट को एक नियमित घटना बना दिया है। मतलब क्या? बिजली का भी क्या हो रहा है? उत्पादन धीरे धीरे वहाँ पर बढ़ रहा है। फर्स्ट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या देता है? वो फैसिलिटी देता है चीन पाकिस्तान को। दूसरा क्या है? बिजली उत्पादन भी पाकिस्तान में धीरे धीरे बढ़ रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चीन की अर्थव्यवस्था की तुलना में पाकिस्तान की द्विपक्षीय रणजाल स्थिति के निहितार्थ का विश्लेषण करें। इस क्वेश्चन में आपने जो पैराग्राफ पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ऊपर पैराग्राफ में आपके रण से संबंधित बातें लिखी हुई है, इसमें आपको लिखना है कि चीन हाल के दिनों में अपनी ड्रेड ट्रैप डिप्लोमेसी के लिए मशहूर हो गया। मतलब क्या है? रण देने के लिए मशहूर हो गया है चीन। इसके तहत चीन विभिन्न देशों को अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव में लाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भी देता है चीन बहुत सारे देशों को। कूटनीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि बीजिंग अब इस्लामाबाद का सबसे बड़ा लेनदार बन गया है। बीजिंग क्या है? एक लेनदार बन गया है, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री जो आपसे रण से संबंधित ऊपर डाटा दिया गया है इस पैराग्राफ में, वही आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। रण जाल से संबंधित बहुत सारा डाटा दिया हुआ है आपको। दिया हुआ है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दस्तावेजों के मुताबिक जून 2013 में इसका कुल सार्वजनिक विदेशी कर्ज ऊपर दिया हुआ है ना कि 44.35 अरब डॉलर था, जिसमें से 9.3% चीन का बकाया था। IMF के अनुसार अप्रैल 2021 तक यह विदेशी ऋण बढ़कर 90.12 बिलियन डॉलर हो गया, जिसमें पाकिस्तान का 27.4% और 24-7 बिलियन डॉलर चीन के कुल विदेशी ऋण का था। मतलब इसमें क्या आपको ऋण संबंधी जो डाटा दे रखा है वो आपको सारा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बताइए कि गैर मौद्रिक आदान प्रदान आर्थिक कल्याण के सूचकांक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद के उपयोग को कैसे प्रभावित करता है। आपको क्या लिखना है? इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो गैर मौद्रिक लेन देन होते हैं, मतलब जिसमें क्या है मुद्रा का लेन देन नहीं होता, उससे क्या हमारा आर्थिक कल्याण होता है और वो सकल घरेलू उत्पाद को कैसे प्रभावित करता है। तो जो गैर मौद्रिक लेन देन होते हैं उससे क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद में उसको शामिल नहीं किया जाता। सकल घरेलू उत्पाद में केवल किसको शामिल किया जाता है? जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं। ठीक, गैर मौद्रिक लेन देनों को सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन इनसे क्या है? हमारा आर्थिक कल्याण तो बढ़ता है, लेकिन इसको सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं करेंगे। जैसे क्या होगा? जो घर गृहिणी है, जो क्या करती है? काम करती है। जो हाउसवाइफ है वो काम करती है, उससे क्या है? हमारा आर्थिक कल्याण तो हो रहा है, लेकिन क्या है? हम उसको सकल घरेलू उत्पाद में क्या है? प्रयोग नहीं करेंगे, उसको शामिल नहीं करेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते, और ऐसे ही आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे कोई कंपनी है, वो अपना क्या प्लांटेशन कर रही है अच्छी तरीके से, मतलब पर्यावरण की क्या कर रही है? सुरक्षा कर रही है, वातावरण को शुद्ध बना के रख रही है, उसको भी हम GDP में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्या है? वो उसको हम मुद्रा में नहीं माप सकते। और ऐसे ही अगर कोई पोल्यूशन कर रही है कोई कंपनी, मतलब नेगेटिव तरीके से भी कर रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम क्या है GDP में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन उससे हमारे एनवायरनमेंट पे क्या है? प्रभाव पड़ता है। ये आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौद्रिक उपाय एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की खाई की समस्या का एक वैध समाधान प्रदान करते हैं। दिए गए कथन को सही ठहराने के लिए किन्हीं 2 मौद्रिक उपायों का उल्लेख कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। मौद्रिक उपाय कौन कौन से होते हैं मुद्रास्फीति को रोकने के लिए? मुद्रास्फीति की समस्या को हल करने के लिए जिन 2 उपायों का उपयोग किया जाता है वो क्या क्या है? एक तो होता है CRR
एक होती है ओपन मार्केट की जो एक्टिविटी होती है। CRR क्या होता है? अगर CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंकों की ऋण क्षमता कम हो जाती है। अगर हम क्या होता है CRR को बढ़ा देती है, CRR कैश रिजर्व रेशियो को क्या कर देते हैं, हम बढ़ा देते हैं। इससे बैंक को, जो वाणिज्यिक बैंक है उनके पास क्या हो जाएगा, पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे बैंकों में उधारों में गिरावट आ सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था में सकल मांग में जब क्या है वाणिज्यिक बैंकों के पास क्या CRR को हम बढ़ा देंगे, CRR को बढ़ाने से क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों के पास क्या हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी। जितने उनके पास पैसे की कमी होगी तो क्या है, जो आसपास के आदमी हैं उनको भी क्या होगा, ऋण कम मिलेगा। ऋण कम मिलेगा तो क्या होगी, मांग में भी क्या होगी, गिरावट होगी। और मुद्रास्फीति को क्या है, मुद्रास्फीति से हम बच सकते हैं। मांग कम होने से मुद्रास्फीति से हम बच सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है, सेंट्रल बैंक द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री से वाणिज्यिक बैंकों की अर्थव्यवस्था में क्रेडिट बनाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम क्या करते हैं, सरकारी प्रतिभूति जो हमारे पास है उनकी क्या कर देते हैं कि बिक्री से वाणिज्यिक बैंकों की अर्थव्यवस्था में क्रेडिट बनाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर हम उन प्रतिभूतियों को बेच सकते हैं तो उससे भी हम क्या कर दे सकते हैं, मुद्रास्फीति से बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ, निम्नलिखित आंकड़ों से सकल घरेलू आय के मूल्य की गणना करें। आपको डाटा दे रखा है, दिखाती हूँ मैं आपको टेबल में। ये आपका सैम्पल पेपर था इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इजी आया हुआ है, ये आप खुद भी कर सकते हो। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सैम्पल पेपर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बिजनेस स्टडी का मैंने ऑलरेडी सैम्पल पेपर डाल रखा है, आप मेरे चैनल पर जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे चैनल पर हर इम्पोर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।